प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने गुट निरपेक्षता के उद्देश्य और उसके अर्थ का अध्ययन किया और साथ ही यह जाना कि गुट निरपेक्षता का उदय कहाँ से हुआ। मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि आपने इस वीडियो को जो कल हमने अपलोड किया था उसको आपने ध्यान से सुना होगा और आपको यह समझ में आ गया होगा कि गुट निरपेक्षता क्या है। पुनः एक बार बहुत ही संक्षेप में दोहराव करते हुए बच्चों बताना चाहूंगी कि यह एक सुविचारित अवधारणा थी जिसे नेहरू, नासिर और टीटो ने इस धारणा को बहुत ही मजबूत बनाया। तीसरी शक्ति में रूप में एक तरह से इन राष्ट्रों का उदय हुआ और मुख्य रूप से इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वे देश थे जो लंबे समय तक साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, अन्य किसी शोषण के शिकार रहे थे और नए नए स्वतंत्र हुए थे। तो ये देश नहीं चाहते थे कि किसी भी महाशक्ति के साथ ये अपनी पहचान बनाए या अपना संबंध बनाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने पर ये किसी गुट या किसी वाद में बंध जाएंगे। इसलिए इन्होंने अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना ही उचित समझा। शीत युद्ध जो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात की एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था, उससे अलग रहने की नीति गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा अपनाई गई थी। इस की शुरुआत जो हुई थी वो 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के साथ हुई थी, जब गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, लेकिन आज 120 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं और कई देश इसके ऑब्जर्वर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। यह बच्चों कल हमने चर्चा कर ली थी इस बात की कि अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना और अपना स्वतंत्र विकास करना, सैनिक गुटों का सदस्य न बनना जैसी बातों को इन देशों द्वारा अपनाया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मानदंड निर्धारित किए गए थे। ये मानदंड जून 1961 में काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। बैठक में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाने के कारण मानदंडों के संबंध में काफी समझौता करना पड़ा और अंततः इन मानदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया जिन्होंने काहिरा में तैयारी बैठक में भाग लिया था। तो बच्चों, इन मानदंडों के अनुसार किसी भी गुट निरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो उतना ही काफी है। इसे निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलनों का समर्थन प्रदान करना चाहिए। किस हद तक और किस रूप में यह समर्थन हो, इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया। तीसरा जो मानदंड है वह सैनिक गठबंधनों की सदस्यता से संबंधित है, अर्थात गुट निरपेक्ष समझे जाने के लिए देश को बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा और पांचवा जो मानदंड है वह यह है कि यदि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता है अथवा वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है तो यह समझौता या संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से मिस्र, इराक और सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में या तो सोवियत संघ से या अमेरिका के साथ समझौता किया था। साइप्रस, इथियोपिया, लीबिया, माल्टा, मोरक्को और सऊदी अरब ने
अपनी भूमि पर पश्चिमी सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दी थी। हर शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए कुछ पुराने सदस्यों की सदस्यता बने रहने पर कुछ न कुछ शोर शराबा होता है। सम्मेलन के प्रमुख जो देश हैं वो कहीं ना कहीं दबावों में होते हैं। कई बार वे दूरगामी परिणामों की चिंता नहीं करते हैं और त्वरित कोई निर्णय ले लेते हैं। कुल मिलाकर सामान्य मानदंड यही रह गया था कि सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश सोवियत या अमेरिकी गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो मुख्य रूप से किसी महाशक्ति या किसी वाद के साथ कोई इस तरह से उनका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। अब जो ये विचार है गुट निरपेक्षता, इसे क्यों अपनाया गया राष्ट्रों द्वारा, या कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण इसको अपनाना एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों के लिए जरूरी हो गया था? तो मुख्य रूप से पहला जो कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट, वह है शीत युद्ध। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों में बहुत ही प्रतिस्पर्धा, तनाव और मतभेदों की स्थिति थी। एक निरंतर लंबा वैचारिक संघर्ष था जिसने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विश्व को प्रभावित कर रखा था। तो ऐसे भय के वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध से पृथक रहकर अपना स्वतंत्र विकास करने का निर्णय लिया। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण भावात्मक और मनोवैज्ञानिक विवशता थी। यह कि वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो, बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व अथवा प्रभाव से मुक्त हो। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे गुट निरपेक्षता की पालना करेंगे तभी उनकी स्वतंत्रता सार्थक होगी। उन्हें लगा कि इस दृष्टिकोण और भूमिका के कारण उन्हें वैयक्तिक स्तर पर अच्छी स्थिति या प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तीसरा जो कारक है जिसने गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया, वह सैनिक गुटों से पृथक रहने की नीति थी। 1945 के बाद शीत युद्ध के दौरान अनेक सैनिक संधियां हुई, सैनिक गुटों का निर्माण हुआ। ये जो माहौल था 1945 से 50 की अवधि में एशिया, अफ्रीका के अनेक राष्ट्र इस माहौल में स्वतंत्र हुए थे। ये सभी गरीब देश थे, शोषण का शिकार रहे थे, तो ये संभालना चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने से इनको अपनी समस्याओं का, जो बेसिक इनकी प्रॉब्लम्स थी, उसका सॉल्यूशन करने का इनको अवसर नहीं मिलता। इसके साथ ही जो नवोदित राष्ट्र थे वे अपनी पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे। इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने निर्णय लिया कि ये अपने विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बनाए रखेंगे। वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि वे किसी सर्वोच्च शक्ति के अधीन हो जाए और उनकी अपनी कोई पहचान न रहे। क्योंकि यदि ये किसी राष्ट्रों के बड़े समूह में या महाशक्ति के साथ शामिल हो जाते तो इनका स्वयं का अस्तित्व लुप्त हो जाता या इन्हें कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं मिलती। इसलिए इन राष्ट्रों ने निर्णय लिया कि ये अपनी पृथक नीति, अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेंगे और अपनी पृथक जो इनकी पहचान है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से बच्चों, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करता है। गुट निरपेक्षता
कि विदेश नीति के फलस्वरूप आज जो राष्ट्र हैं वो किसी बड़ी शक्ति के यंत्र मात्र नहीं है। ये नवोदित राष्ट्र एशिया अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता का एक अन्य आधार आर्थिक है। प्रायः सभी जो गुटनिरपेक्ष देश थे वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहे हैं। इनमें कई आधारभूत समस्याएं हैं, रहन सहन का स्तर नीचा है, तो इनकी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य हमेशा रहा है कि आर्थिक विकास को बढ़ाया जाए। लेकिन इस आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए इनके पास पर्याप्त तकनीकी कौशल का अभाव था। इसलिए इन्होंने अपनी वैदेशिक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि इन्हें जो भी चीज बिना किसी शर्त के जहां मिल जाती, जिसकी उन्हें जरूरत थी, यहां से उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। इन्हें लगा कि अगर ये किसी एक गुट में शामिल हो जाएंगे तो ये अपनी व्यक्तिगत पहचान, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खो देंगे। तो बच्चों, यह तो था गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक, और गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र हैं कौन कौन वे हैं और कैसे ये सदस्य बने, इसका हमने आज अध्ययन किया। विस्तार पूर्वक हम गुटनिरपेक्षता के उपलब्धियां और इसके समक्ष जो आने वाली चुनौतियां हैं आगामी व्याख्यानों में उसका अध्ययन करेंगे।